हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको अपकमिंग नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में हेल्प मिले। और ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एनडीए का क्वेश्चन हो या फिर कोस्ट गार्ड का। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और सारे फैक्ट जो मैं बताऊँगा उनको नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल लेंथ और आर रेडियस का एक वायर था जिसका यंग मॉड्यूलस इनिशियली वाई था। अगर लेंथ L/2 रिड्यूस हो जाए और रेडियस R/2 हो जाए तो अब यंग मॉड्यूलस क्या होगा। 90% लड़का क्या करेगा, वो बिगिनिंग करेगा फॉर्मूले से कि यंग मॉड्यूलस क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति। तो वो डिराइव करके फॉर्मूला लिखेगा FL बटे A डेल्टा L। मैं आपको बता दूं इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जो यंग मॉड्यूलस है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, वायर के जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके ज्योमेट्री अगर अफेक्ट हो जाती है तो उसका यंग मॉड्यूलस अफेक्ट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो इनिशियली था वही फाइनली होगा। ठीक है। और जो एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको एग्जामिनर को भी पता है कि आपके पास कम टाइम है और कम टाइम में आपको परफॉर्म करने हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं, तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, बस आपको लॉजिक से लगाने हैं। और जो मैं फैक्ट बताता हूँ इन अपने प्रैक्टिस सेशंस में या मैं आगे बताऊँगा, बस आप उनको नोट डाउन करते चलना। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यंग मॉड्यूलस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला, स्टील का एक वायर है, कहा जाएगा किसका जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा, स्टील होगा। दूसरा ऑप्शन लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो आपसे कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट यंग मॉड्यूलस, मतलब किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिकतम है। तो स्टील का सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, उसके डायमेंशन से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अननेसेसरी कैलकुलेशन मत करने लग जाना। ऑल्सो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो यंग मॉड्यूलस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखना। ऐसे बहुत से छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, अगर आप उनको डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो एग्जाम में आपको बहुत टाइम सेव होगा। तो इन चीज़ों को लिखते जरूर चलना। थोड़ा आप देख भी लो कैसे, कि अगर आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा यंग मॉड्यूलस का, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेच स्ट्रेन, तो आप देखोगे कि फोर्स लेंथ अपॉन ए डेल्टा एल। तो आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा, डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो यानी कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी यंग मॉड्यूलस भी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वैसे आपको ये सब जो है वो मैंने बता दिया, आपको इसको एक फैक्ट की तरह आप याद रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर जो यंग मॉड्यूलस है वो क्या होगा, डिक्रीज। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इससे आपको 4 फैक्ट मैं बताऊंगा और चारों फैक्ट से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन चारों फैक्ट को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। एक उपग्रह जिसकी रेडियस r है, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। तो पहला, गतिज ऊर्जा r पे किस तरह से डिपेंड करेंगी, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम और फ्रिक्वेंसी। यानी कि 3 चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, एक सही है और आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि क्या कैसे डिपेंड करता है, फिर मैं समझा दूंगा कि कैसे वो आया। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का इन्होंने गलत दिया हुआ है आर का। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, 1/r होगा, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला फैक्ट, तो यानी कि पहला तो गलत हो गया। दूसरा भी गलत है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √r के, लेकिन इन्होंने इन्वर्सली लिखा है तो ये भी गलत है। तीसरा फैक्ट जो है लीनियर मोमेंटम का, तो जो लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग, वो होगा √r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। चौथा फ्रिक्वेंसी का है, तो फ्रिक्वेंसी का सही लिखा हुआ है 1/r⁻³ तो सबसे पहले तो 4 जो फैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये 3 गलत लिखे ऊपर वाले, जो सही हैं वो भी मैंने बता दिए। अब ये सही कैसे आए वो मैं समझा दे रहा हूँ, आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया। इन सब के लिए आपको बस ये पता हो कि जो ऑर्बिट वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gme/r। बस केवल इस फॉर्मूले से अब मैं आपको बताऊं। जैसे पहला काइनेटिक एनर्जी का था, तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। v यहाँ पे क्या है, v यही तो है उपग्रह की कक्षीय वेग, ऑर्बिट वेलोसिटी, बस रख दो। तो k जो है वो क्या हो जाएगा, ½ m। अब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, Gm/r।
ठीक है। तो अब यहाँ से आप इन्होंने दिया था आर के, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, 1/r के इन्वर्सली दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही हम दूसरा वाला क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग होता क्या है, L बराबर mv/r, पिछले वीडियोज़ में मैंने बहुत बताया हुआ है। तो m, अब v का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है क्या, √Gm/r और इंटू r। अब इस r को हम क्या लिख सकते हैं, इस r को हम √r इंटू √r लिख सकते हैं, जिससे एक ये कट जाएगा नीचे वाला, तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, लेकिन इन्होंने इन्वर्सली दिया है तो ये भी गलत हो गया। सिमिलरली रेखीय संवेग का क्या होता है, p बराबर होता है mv। अब v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m, और v की जगह पे लिख सकते हैं Gm/r। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये भी जो है वो r के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली है, लेकिन उन्होंने गलत लिखा है। तो ऐसे हम चारों क्रॉस चेक करके आपको हमने बता दिया, लेकिन जो 4 फैक्ट यहाँ पे मैंने बताए हैं उनको आप याद रखना। ये 4th आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो फ्रिक्वेंसी है वो, ये फैक्ट जो है चौथा वाला, ये पूछा जा चुका है एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्जाम में। इस क्वेश्चन में भी आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलने वाले हैं, जो चारों फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्पेशली कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट कोस्ट गार्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जो 4 स्टेटमेंट है उसमें कौन सा सही है। पहला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि 3 गलत होने वाले हैं, 1 सही है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली करने होते हैं, कई बार आता हुआ भी गलत हो जाता है जल्दबाजी में। तो पहला फैक्ट आप याद रखना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, वो घटता है हाइट बढ़ने पे। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा गहराई बढ़ने पर बढ़ता है, ये भी गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उस केस में भी जी का मान घटता है। दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे आएँ, घटता है। तो ये दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। 4th ऑप्शन अगर हम देखें, तीसरा अभी स्किप भी कर दें, अगर डायरेक्ट 4th देखते हैं तो मास पर, अर्थ के मास पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अगर आप जी का फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या कहता है, Gme/re का स्क्वायर। तो जो me का मतलब क्या है, अर्थ का मास, वो पिंड के मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पे होता कि पिंड, तब तो सही हो जाता, लेकिन वो कह रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में साफ लिखा है me मतलब मास ऑफ अर्थ के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें पता चला कि 3rd इसका राइट आंसर है। वैसे भी आपको मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, मैंने ग्रेविटेशन के 2 सेपरेट वीडियो बनाए, उसमें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कराए थे जो बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अक्षांश बढ़ने से वो बढ़ता है, तभी तो इक्वेटर पे मिनिमम होता है और जी का मान पोल्स पे मैक्सिमम होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि 3rd ऑप्शन सही है, अक्षांश बढ़ेगा तो जो है वो क्या बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल का वैल्यू बढ़ जाए। इस स्लाइड में जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो एयरफोर्स और नेवी के फेवरेट टर्म्स हैं, चाहे वो विस्कोसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, स्पर्श कोण हो, ये ऐसे टर्म्स हैं। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल पे जाके वो डिटेल वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने तरलों के यांत्रिक गुण, ऐसे कुछ टाइटल होगा, तो उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेम्परेचर का किस पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, जब ताप बढ़ता है तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। तो यहाँ पे 2 फैक्ट आपके क्लियर होंगे, एक तो गैसेस की और एक लिक्विड्स की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैसेस की बढ़ती है और लिक्विड की घटती है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। द्रवों की जो श्यानता है वो ताप बढ़ाने पे घटेगी और गैसों की बढ़ेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अबव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले होते हैं वो आपसे पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जब खाद्य तेल को फ्राइंग पैन में गर्म किया जाता है, जैसे खाना बनाने के लिए नहीं गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है कि एक्सपेंड करता है चारों ओर, जो है वो ईजिली एक्सपेंड करता है। इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि टेम्परेचर में वृद्धि हुई तो किस में कमी हुई। तो अभी मैंने यहीं पे बताया कि लिक्विड के लिए क्या होता है, विस्कोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सरफेस टेंशन से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखता है फ्राई पैन वाला, तो उसमें क्या करना है, विस्कोसिटी आंसर करना है। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैसेस में बढ़ती है और लिक्विड्स में डिक्रीज होती है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए कि स्पर्श कोण पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप वो डिटेल वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं कम्युनिटी पे इसका लिंक दे दूंगा। कोस्ट गार्ड वाले ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते होंगे
और देखो ग्रुप एक्स में प्रोबेबिलिटी कम है। अब आज से 4 साल पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास में दूसरी लड़की बैठ जाती है आके, तो उसके आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जब लड़की झूला झूलते खड़े हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो। ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में अब कम प्रोबेबिलिटी है। लेटेस्ट अगर पैटर्न देखोगे, जब से नेगेटिव मार्किंग होने लगी तो थोड़ा लेवल भी मॉडरेट कर दिया। बाकी कोस्ट गार्ड में ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है एमआर में और बहुत एनडीए में इवन अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि क्या है, और 25 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा दिख ही जाएगा एयरफोर्स वालों को भी। तो एक नाव में बैठा है एक व्यक्ति, तो जो तालाब में तैर रही है उस बोट पे वो बैठा है। अगर वो तालाब में से कुछ जल पी लेता है, मतलब कुछ पानी पी लेता है उस तालाब में से, तो जल का स्तर क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, अनचेंज रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि 3 स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हैं, आपको बताना है विच वन इज़ ट्रू, एक सही होगा इन 4 में से। तो पहला क्या है कि विस्कोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से आप जा सकते हो, क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड कितना थिक और थिन है ये डिफाइन करता है, तो ये तो वेक्टर हो नहीं सकता वेक्टर, तो ये गलत हो गया। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन में भी डायरेक्शन का होना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सरफेस टेंशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, वो भी एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है, तो ये भी जो है वो वेक्टर नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो ये भी आप शायद ये क्वेश्चन गलत प्रिंट है, इसमें ये भी सही हो रहा है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो इनर्शियल फोर्स बटे विस्कस फोर्स, यानी कि बेसिकली दोनों फोर्सेस रहते हैं वो कट जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक विमाहीन राशि है, ये सही लिखा हुआ है। लेकिन 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 फोर्थ ऑप्शन भी, हमें चीज़ों को सीखना है, यहाँ से 4 चीज़ें सीखी हमने, तो ये नहीं कि इस क्वेश्चन में हो सकता है गलत टाइप हो गया हो, गलत प्रिंट हो गया हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है, रेनॉल्ड नंबर डायमेंशन लेस है, ये सही लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो वेक्टर, देखो एंगल तो एंगल से अगर देखोगे, स्पर्श कोण में अगर कोण केवल देखोगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि स्पर्श कोण जो होता है वो उसके रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आगे वाले क्वेश्चन से समझाऊंगा। जो अगला क्वेश्चन है उसमें जैसे पारा होता है तो ऑब्ट्यूस होता है, कहाँ पे एक्यूट होता है, तो वो रोटेशन पे डिपेंड करता है, और रोटेशन जो है वो वेक्टर है, इसलिए आपको जो है इसका राइट आंसर वैसे फोर्थ होना चाहिए था। अगर यहाँ पे होता विमाहीन की जगह पे विमा वाली राशि है तब फोर्थ हो जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं तो कहता हूँ आपको पढ़ना भी नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है और देख के डरना भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करी है मेरे पिछले वीडियोस की, तो मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें, कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, मैंने आपको फैक्ट की तरह याद कराए थे कि कॉन्वेक्स के लिए आपका जो है वो ऑब्ट्यूस होगा, अधिक कोण होगा, जैसे कि पारा के केस वाला, और जो है कॉनकेव मेनिस्कस में जिसका अर्धचंद्राकार अगर उत्तल की जगह पे यहाँ पे अवतल होता तो एक्यूट एंगल होता। सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ के आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, और ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसके लिए सिर्फ इतना पढ़ा आपने, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसने केवल उत्तल देखा और उसने उत्तल के हिसाब से देख लिया, अधिक कोण 140 था, 140 आपका किसका था, कांच और पारा का, तो पारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जो कहने वाले हैं वो कहेंगे ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट इनटेक में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो AA SSR एयरफोर्स, तो अब ट्रेंड बदला हुआ है आज से 5 साल पहले, क्योंकि मार्केट में जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो सारे ओल्ड एडिशन हैं, जितनी बुक आ रही हैं वो तब की हैं जब पेपर ऑफलाइन होता था, तब पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है। तो देखो ये वीडियोस हैं, हर कोई तो यहाँ तक आया भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन देखा, यार ये कौन सा लेवल है, चले गए पहले ही क्वेश्चन पे स्किप कर दिए। लेकिन कुछ फॉर्चुनेट बंदे हैं जो मेरा पूरा वीडियो देखते हैं एंड तक। मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि आप भीड़ से अलग हो। अभी आपने देखा था ऑल इंडिया रैंक 6 था उसका, सार्थक का, उसने अपना इंटरव्यू दिया, उसने लक्ष्य एयरफोर्स, देखो मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, ना वो मुझे जानता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि वो मेरा पेड था। ठीक है, जो कि आजकल होता है। उसने किसी और चैनल पे आके बताया कि मैंने लक्ष्य एयरफोर्स से स्टडी करी और वो ऑल इंडिया रैंक 6 लेके अगर आ सकता है, तो बस आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये बहुत चुनिंदा चीज़ें हैं। आप जहाँ से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो, लेकिन
एडिशनली इन छोटे छोटे 10 15 20 मिनट के वीडियोस को आप ज़रूर रोज़ देखते रहना। और मैंने पिछली जितनी मेहनत चैनल पे की है वो सारा कंटेंट अगर आप ग्रैप्स कर लेते हो, हाँ थोड़ा दिक्कत आपको होगी क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे लिखता हूँ तो कई बार आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो देखने में मन, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है मैं समझता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो आपको ये वीडियोस मिस नहीं करने हैं। अगेन इस स्लाइड में दो बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पहला ऑप्शन है उसकी फिजन से अधिक होती है कि, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टी से है 0 से 10 तक गर्म किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं। तो देखो क्या है कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस पर आप स्टार मार्क कर लेना, डबल स्टार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये चाहे आप नेवी का कोई भी पेपर दो, SSR, AA, MR, कोस्ट गार्ड, चाहे आप ग्रुप एक्स का पेपर दो, ऐसा हो नहीं सकता कि इस जो वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टी है इससे क्वेश्चन ना बने। इससे लैंग्वेज का क्वेश्चन बना देगा कि घनत्व तो होता है अधिकतम 0 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन में आपको पहला फैक्ट, पहले क्वेश्चन के लिए फैक्ट याद रखना है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो आपका जो है फिजन से अधिक होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पता है गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, इसके लिए 80, और अगर बाष्पन की बात करें तो जल के लिए कितना, लगभग 2260 किलो कैलोरी प्रति जूल ऐसे। ठीक है, तो ये जो है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज फार मोर देन लेटेंट हीट ऑफ, तो इस फैक्ट को आप याद रखना, ए राइट हो गया यहाँ पे। दूसरा जो है 0 से 10, तो 0 से 4 डिग्री तक, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप हीट दोगे, गर्म करोगे, तो उसका जो क्या होगा, इसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ होगा, 0 से 4 तक डिक्रीज़ होगा। याद रखना ये वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टी है। 4 के बाद एज यूजुअल इंक्रीज़ होगा, तो 4 से 10 तक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आप याद रखना क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी कि 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। इस बात को भी कई बार इन बोर्ड ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा। तो ये तो पता ही होगा, अब तो रट गया होगा आप लोगों को, क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें नॉर्मली अगर आप सोचने लगोगे कि फ्रिज का काम होता है चीज़ों को ठंडा करना, तो फिर उसका कमरे का ताप कम हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए कमरा, लेकिन नहीं, क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। एंड ये जो दो क्वेश्चन हैं ये आपको अभी क्या करना है, अभी इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब के सर्च बार में कार्नो इंजन न्यूमेरिकल बाय लक्ष्य एयरफोर्स, इतनी बात आपको माइक में बोल देनी है। तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में कार्नो इंजन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो, और जो फ्रिज से 2 क्वेश्चन बनते हैं 2 टाइप के वो, इन 4 टाइप के क्वेश्चन को करने की, न्यूमेरिकल को करने की मैंने बेहतरीन ट्रिक बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो अब मैं इसको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको मिस नहीं, अगर आपको आते हैं देन यू कैन इग्नोर, लेकिन नहीं आते हैं तो अभी 2 क्वेश्चन करने के बाद ये काम आपको जरूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म परिवर्तन यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होती है गैस की वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या फिर डिक्रीज होती है, या टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, या ऑलवेज 0 होती है। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/m डेल्टा टी। अगर आप देखोगे एडियाबेटिक प्रोसेस में तो यहाँ पे ऊष्मा जो होता है, जो Q होता है वो डेल्टा Q, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। रुद्धोष्म का मतलब ऊष्मा जो रुद्ध है, ना बाहर की इनसाइड आ पा रही है ना इनसाइड की आउटसाइड, तो फिर डेल्टा Q तो 0 हो जाएगा। जब डेल्टा Q 0 हो जाएगा, जब अंश 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज़ जो है वो 0 आएगा, यानी कि ऑलवेज 0 होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होता है वो ऑलवेज 0। जानता हूँ कि आपका रिजल्ट रुका हुआ है, एनरोलमेंट रुका हुआ है, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं समझता हूँ, लेकिन यार हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, कुछ तो करना है जो अपने हाथ में है। हम देखो, एक टीचर भी मोटिवेट नहीं है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट भी नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन बावजूद इन सब के हमें किसी ना किसी तरह सेल्फ मोटिवेशन लाना है और फिर से एक नए एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, चाहे आप हो चाहे हम या कोई भी।
और इस लाइफ में क्या है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बावजूद इस सब के हमें अपने आप को मोटिवेट करते हुए पढ़ाई करते रहनी है। अब आगे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे व्यूज़ 500 आ रहे, 1000 आ रहे, या 2000 आ रहे, या 5000 आ रहे। हम आपको इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन का कंपाइलेशन देते रहेंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़रूर कुछ निराश होंगे, क्योंकि सारे ही प्रश्न हिंदी में टाइप हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश तो करता हूं, जैसे रुद्धोष में आया तो मैंने एडियाबेटिक बोल दिया, तो मैं जो टर्म्स होते हैं वो मैं बोल देता हूं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाकई में सीखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, भले ही आप प्योर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर कर दूँ। तो बस आप लोग हमें मोटिवेट कर दिया करो एक लाइक करके। आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। बाकी इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर आप नहीं भी लाइक करोगे तब भी हमारा वीडियो आता रहेगा और हम लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन प्रेस कर देना, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस कर देना। ये बिल्कुल फ्री है। आप इसी तरह से फ्री में लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहेंगे और पिछले वीडियोस भी देखते रहा करो, जिसमें हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है पिछले सेशंस में। तो उनका भी आप लाभ उठा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके सारे जो है वो विजिट करते रहा करो। जय हिंद।